दो तरह के अमीनो एसिड होते हैं, एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, जिसका लिस्टिंग आपके ट्यूटोरियल शीट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट या कॉलम में देखना लिखा हुआ है। कॉलम में ई और एसई लिखा हुआ है, तो ई स्टैंड्स फॉर एसेंशियल और एनी नॉन एसेंशियल। खैर, जो हम लोग को सप्लीमेंट के तौर पे लेना पड़ता है उसे हम लोग एसेंशियल कहते हैं, जो ऑलरेडी रहता है उसको हम लोग नॉन एसेंशियल कहेंगे। बिल्कुल, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अमीनो एसिड का जब हम लोग के वैल्यू एक्सपेक्ट किए थे कि 10 की पावर -5 होना चाहिए था, लेकिन अमीनो एसिड का के का वैल्यू 10 की पावर -10 आता है। 10 की पावर -10 आया तो फिर हम लोग ज्विटर आयन का कंसेप्ट निकाले कि हो सकता है कि एसिड का H+ नाइट्रोजन ऑलरेडी गेन कर चुका है, तो नाइट्रोजन रिमेन्स प्रोटोनेटेड, तो कटायन के फॉर्म में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, दैट फॉर्म इज कॉल्ड ज्विटर आयन। ज्विटर आयन कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ अमीनो एसिड में ही बनता हो। सल्फानिलिक एसिड, जैसे मान लो कि यहां पर हम लिख दिए SO3H और यहां लिख दिए मान लो NH2, एक ऐसा भी एग्जांपल देखो, इट इज कॉल्ड सल्फानिलिक एसिड। सल्फानिलिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड भी हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। SO3H जो ज्यादा एसिडिक होता है ना COOH से, लेकिन ये भी ज्विटर आयन। H+ यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, इट रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयन। NH3+, बेंजीन का रिंग और S डबल बॉन्डेड O डबल बॉन्डेड OO- ज्विटर आयन। देयर आर मेनी कंपाउंड्स व्हिच कैन एग्जिस्ट आयन फॉर्म, वन ऑफ देम इज अमीनो एसिड। अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन अ ज्विटर आयन फॉर्म। ओके, अब देखो, let us consider the amino acid is taken in a highly acidic medium। मान लो कि एक अमीनो एसिड को हम लोग हाईली एसिडिक मीडियम में लिए। अमीनो एसिड चलो NH3+, CH2, C डबल बॉन्डेड OO- था, लेकिन अगर आप इसको हाईली एसिडिक मीडियम में ले लोगे, बहुत ज्यादा H+ के मीडियम में अगर ले लोगे, बहुत ज्यादा H+ के मीडियम में ले लोगे, तो जो O- है वो भी H+ गेन करके न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब कि NH3+ तो प्लस ही रहेगा, CH2, C डबल बॉन्डेड OOH, देन द अमीनो एसिड रिमेन्स इन द कैटायनिक फॉर्म। अमीनो एसिड रिमेन्स इन द कैटायनिक फॉर्म। ओके, let us consider that the amino acid is taken in a highly alkaline medium। taken in a highly alkaline medium, अगर हम लोग बहुत ही ज्यादा अल्कलाइन मीडियम में अगर ले लें अमीनो एसिड को, NH3+, CH2, C डबल बॉन्डेड OO-, अब OH- मान ले बहुत ज्यादा हम ले लिए, तो क्या होता है कि ये OH- यहां का भी H+ निकाल लेता है। H+ निकाल लिया तो ये NH2 बन गया, CH2, C double bonded OO-, that means the amino acid remains in an anionic form। In a highly acidic medium, amino acid remains in an acidic form, cationic form, and in a highly alkaline medium, it remains in a anionic form। तुम ऐसे सोचो कि मान लो ये अमीनो एसिड का एक सोल्यूशन है, हाईली एसिडिक सोल्यूशन है, हाईली एसिडिक सोल्यूशन है। उस हाईली एसिडिक सोल्यूशन में आपने 2 इलेक्ट्रोड प्लेट लगा दिया, बैटरी के साथ जोड़ दिया, इलेक्ट्रोलिसिस करने का कोशिश कर रहे हो, प्लस और माइनस। माइनस वाला कहलाता है कैथोड और प्लस वाला कहलाता है एनोड। किसमें? इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़े हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड इज पॉजिटिव, एनोड की तरफ कौन जाता? अनायन। कैथोड की तरफ कौन जाता? कटायन। The anode is positive and cathode is negative. In which side the movement of the amino acid will take place? In a highly acidic condition, in which side the movement of amino acid will take place? So in a highly acidic medium it remains in a cationic form, therefore on electrolysis the amino acid will move towards cathode. Amino acid moves towards कैथोड, कैथोड की तरफ मूवमेंट हो जाएगा अमीनो एसिड का। इस कंडीशन में भी अगर मान लो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस अगर कर रहे हैं, प्लस और माइनस है, ये एनोड है और ये कैथोड है, हमें पता है कि ना हाईली अल्कलाइन मीडियम
highly alkaline medium, it remains in an anionic form and its net movement will be towards anode. Movement, amino acid moves towards anode. Highly acidic medium में amino acid का movement takes place towards cathode, but in a highly alkaline medium the movement of the amino acid takes place towards anode. ये बात समझ में आ रहा है? ओके, ऐसे सोचो, ये हाईली एसिडिक कंडीशन था, इसमें हम धीरे धीरे NaOH मिला रहे हैं। अमीनो एसिड है, इसमें धीरे धीरे हम NaOH मिला रहे हैं, तो NaOH के मिलाने से क्या होगा? एसिडिक कंडीशन धीरे 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 कम होगा। एकदम ड्रॉप बाय ड्रॉप हम NaOH डालते चले जा रहे हैं। बैटरी लगा हुआ है, ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH अगर हम उसमें मिलाते चले जाएंगे तो उसकी एसिडिक कंडीशन धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, या यूं बोलो अल्कलाइन कंडीशन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। एक वक्त जरूर ऐसा आएगा जब अमीनो एसिड का नेट मूवमेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। पहले तो सब भाग रहा था कैथोड की तरफ, जैसे जैसे NaOH मिलाएंगे तो कैथोड की तरफ भागना धीरे धीरे कम होगा। एक वक्त आएगा जब बिल्कुल रुक जाएगा और उसके बाद फिर एनोड तरफ मूवमेंट शुरू होगा। आएगा ना ऐसा पॉइंट? जिस पॉइंट पे द नेट मूवमेंट ऑफ द अमीनो एसिड बिकम जीरो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, if in electrolysis the solution is made alkaline from highly acidic condition, one point comes when the net movement of amino acid becomes zero. धीरे धीरे जब NaOH हम मिलाएंगे तो जो अमीनो एसिड कैथोड की तरफ भाग रहा था उसका भागने का रेट कम हो जाएगा। एक वक्त आएगा जब वो रुक जाएगा और फिर धीरे धीरे एनोड की तरफ भागने लगेगा, क्योंकि हम तो धीरे धीरे कॉन्टिन्यूस NaOH मिलाते चले जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? NaOH मिलाना मतलब pH धीरे धीरे हम इंक्रीज कर रहे हैं। पहले pH बहुत कम था, हाईली एसिडिक था, तो pH 1 या 2 के बराबर था। NaOH मिलाते चले गए, pH 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे धीरे धीरे धीरे। एक वक्त ऐसा आया होगा जब नेट मूवमेंट ऑफ द अमीनो एसिड वुड हैव बिकम जीरो। ना तो वह एनोड की तरफ जा रहा है, ना तो कैथोड की तरफ जा रहा है, रुक गया। दैट पॉइंट इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। That point is called isoelectric point, and at isoelectric point the pH measured is called PI क्या है? pH at the isoelectric point। हर अमीनो एसिड का अलग अलग PI वैल्यू आता है, कोई जरूरी नहीं है कि हर एक का सेम आए। अलग अलग अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का PI बिल्कुल उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है। ग्लाइसिन का PI अलग है, एलानिन का अलग है, ल्यूसीन का अलग है, सारे अमीनो एसिड का PI का वैल्यू अलग अलग है। PI हो सकता है 7 से कम हो, PI हो सकता है 7 से ज्यादा हो, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ अमीनो एसिड टेकन। PI हो सकता है कि 7 से कम हो सकता है PI 7 से ज्यादा हो। इसका यह मतलब नहीं कि PI 7 से कम मतलब एसिडिक, नहीं। अलग अलग अमीनो एसिड का अलग अलग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑब्टेन किया जाता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस व्हेन द नेट मूवमेंट ऑफ द अमीनो एसिड बिकम जीरो, at that point the pH measured will be called as pH at the isoelectric point। अलग अलग अमीनो एसिड का अलग अलग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे pH पाया जाता है। PI is basically the characteristic of a particular amino acid। तो टेबल में तुम देखे होगे कि एक कॉलम PI का भी बना हुआ है, अलग अलग अमीनो एसिड का अलग अलग pH at the isoelectric point। Now, how to calculate the pH at the isoelectric point? ये हम लोग देखेंगे।
हाउ टू कैलकुलेट द पीएच एट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, वो हम लोग देख रहे हैं। जैसे हम लोग ऑब्वियसली हाईली एसिडिक कंडीशन से हम लोग हाईली अल्कलाइन कंडीशन पे धीरे धीरे जा रहे हैं। तो ध्यान देना, हाईली एसिडिक कंडीशन पे वो किस फॉर्म में था? कटायनिक फॉर्म में था। C डबल बॉन्डेड OOH, कटायन को हम बोल रहे C, कटायनिक फॉर्म। क्लियर? कार्बोक्सिलिक एसिड और NH3 पॉजिटिव में कौन ज्यादा एसिडिक होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। 10 की पावर -5, दिस इज 10 की पावर -10, दिस इज मोर एसिडिक पार्ट। इट विल फर्स्ट लूज इट्स H प्लस, इट विल बिकम NH3 पॉजिटिव, CH2 C डबल बॉन्डेड OO माइनस प्लस H प्लस, इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है। पहला H प्लस निकला, उसको हम बोले K1। चूंकि ये डाइप्रोटिक टाइप का है ना, क्योंकि COOH से भी H प्लस निकल सकता है और NH3 पॉजिटिव से भी H प्लस निकल सकता है। डाइप्रोटिक, जैसे H2SO4 डाइप्रोटिक पढ़ते थे हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो एक एक करके अपना H प्लस देता है कि नहीं? ये अपना H प्लस दिया, ज्यूटर आयन बन गया। इसी ज्यूटर आयन को हम नाम दे रहे हैं DA, डाई आयन। कटायन भी है और अनायन भी है, डाई आयन। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप NH3 positive, CH2 C double bonded OO minus will give out its second H plus, and the second H plus will come from NH2 C double bonded OO minus according to the K2 plus of H plus according to K2, and this is the anionic form, cationic form से anionic form। क्लियर? अब हम K1 का एक्सप्रेशन अगर लिखेंगे तो K1 का एक्सप्रेशन में आएगा कंसंट्रेशन ऑफ डाई आयन इनटू H प्लस अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द कटायन। K2 का एक्सप्रेशन अगर हम लिखेंगे तो आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ द अनायन मल्टीप्लाइड बाय द H प्लस कंसंट्रेशन, दिस इनटू दिस डिवाइड बाय दिस। K1 वाज दिस इनटू दिस डिवाइड बाय दैट। अनायन का कंसंट्रेशन इनटू H प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन डाई आयन का कंसंट्रेशन। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, K1 इंटू K2 अगर हम निकाल रहे, K1 इंटू K2, डाई आयन का कंसंट्रेशन कट जाएगा, सब इक्विलिब्रियम पे है। क्या बचेगा? H प्लस का स्क्वायर मिलेगा, अनायन का कंसंट्रेशन मिलेगा अपॉन कटायन का कंसंट्रेशन मिलेगा। द नेट मूवमेंट will become zero. The net movement of the amino acid will become zero. Will become zero at isoelectric point. At isoelectric point, if the concentration of the anion becomes equal to the concentration of the cation. हम लोग नेट मूवमेंट का बात करते, अनायन का कंसंट्रेशन और कटायन का कंसंट्रेशन अगर बराबर हो गया ना, तो द नेट मूवमेंट ऑफ द अमीनो एसिड विल बिकम जीरो। दोनों का कंसंट्रेशन बराबर, अनायन का कंसंट्रेशन कटायन का कंसंट्रेशन बराबर, नेट मूवमेंट ऑफ द अमीनो एसिड विल बिकम जीरो। अगर कोई एक भी ज्यादा होता तो मेरे को मूवमेंट दिखता, अनायन ज्यादा है तो एनोड तरफ मूवमेंट दिखता, कटायन ज्यादा है तो कैथोड तरफ मूवमेंट दिखता, लेकिन अगर दोनों बराबर है तो नेट मूवमेंट क्या मिलेगा? जीरो। जैसे ये कंडीशन लगा है, कटायन अनायन कट गया, बच क्या गया? H प्लस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू K1 K2, therefore H प्लस का कंसंट्रेशन एट द इक्विलिब्रियम एट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट विल बी अंडर रूट ऑफ K1 K2। रिमेंबर, Pi of any amino acid is always equal to pK1 plus pK2 whole divided by 2। वहीं से आया, दोनों तरफ माइनस लॉग टू द बेस 10 ले लो। H प्लस क्या आया है? अंडर रूट ऑफ K1 K2, दोनों तरफ माइनस लॉग टू द बेस 10 ले लोगे, यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। Pi विल बी इक्वल टू pK1 प्लस pK2 होल डिवाइडेड बाय 2। मान लो एक अमीनो एसिड लिया गया है जिसका पीआई तुमको पता है,
उसे एक ऐसा सोल्यूशन में लिया गया है जिस सोल्यूशन का pH इज लेस देन PI। इन विच डायरेक्शन द नेट मूवमेंट विल हैपन, या कौन सा फॉर्म उसका ज्यादा डोमिनेंट रहेगा, कटायनिक या अनायनिक? पीआई पे तो मूवमेंट जीरो है, लेकिन उस अमीनो एसिड को अगर हम एक ऐसा सोल्यूशन में ले लिए जिसका पीएच उसके पीआई से कम है, जिसका पीएच उसके पीआई से कम है, तो वो कौन से फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, कटायनिक या अनायनिक? तो पीएच अगर कम है माने एसिडिक ज्यादा है, एसिडिक ज्यादा है तो कटायनिक फॉर्म विल डोमिनेट। हम लोग बोलेंगे कि इट विल रिमेन इन अ कटायनिक फॉर्म, एंड देयरफॉर द मूवमेंट विल हैपन टुवर्ड्स cathode. And if the pH of the solution is greater than PI, then it will remain in an anionic form, and the movement, their net movement will happen towards anode. And if the pH is equal to PI, no movement of the amino acid molecule will be observed. किसी का मूवमेंट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा ना। बिल्कुल, हम लोग नेट मूवमेंट ही हम बार बार बोल रहे हैं। मतलब जितना इधर जा रहा है उतना ही इधर आ रहा है, ऐसा नहीं है कि सब वही कर रहा है। किसमें? सॉल्यूशन में। हाँ, कैथोड की ओर जा रहा है उतना ही एनोड की ओर जा रहा है, नेट मूवमेंट ये होगा ना। नहीं, जैसे मान लो कि वो डाई एनायन का तो कंसंट्रेशन बराबर था, इसका भी तो कुछ कंसंट्रेशन मौजूद है ना सोल्यूशन में, इसका तो मूवमेंट होगा नहीं, इसका तो मूवमेंट नहीं होगा। मान लो ये मूव करना कोशिश किया कैथोड की तरफ, ये कैथोड की तरफ मूवमेंट शुरू किया, ये एनोड की तरफ मूवमेंट शुरू किया। इक्विलिब्रियम पे बोलेंगे ना कि नेट मूवमेंट, जैसे कि ये अनायनिक फॉर्म है ना, ये तुरंत कटायनिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा, कटायनिक वाला जो है वो तुरंत अनायनिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा। समझ आ रहा? क्योंकि एनोड और कैथोड के पास जब जाएगा तो यार उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा, क्या वो अमीनो एसिड रह जाएगा? नहीं। कॉपी कर लिए? तो पीआई इज ऑलवेज pK1 प्लस pK2/2। अब ध्यान देना कि मान ले एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें एक NH2 है और एक ही COOH है, तो ऑब्वियसली इसका K1 होगा, इसका K2 होगा मान लो, तो इसका आप लोग पीआई तुरंत निकाल लेंगे, pK1 प्लस pK2 होल डिवाइड बाई 2। और ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग बोल देते हैं न्यूट्रल, दे आर न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। एक ही बेस है, बेसिक पार्ट भी एक है और एसिडिक पार्ट भी एक है, तो इट इज नियरली न्यूट्रल। अगर एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें मान लो दो COOH लगा हुआ है और एक ही NH2 लगा हुआ है, सपोज यहां का K1, यहां का K2 और यहां का K3 ऐसे दिया हुआ है, चलो हम इसको NH3 पॉजिटिव कर दे रहे, तब K1 K2 K3 का कोई मतलब भी है। समझ में आ रहा? दो एसिड और एक NH2 वाला पार्ट। ऐसे अमीनो एसिड का हमेशा जो पीआई जो होता है, जो ज्यादा है उसी का K का एवरेज, P ऑफ K का एवरेज। जैसे दो COOH है ना, तो यहां पे पीआई आएगा pK2 प्लस pK3 होल डिवाइड बाई 2। मान लो एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें दो NH3 प्लस दो अमीन वाला पार्ट है और एक ही COOH वाला पार्ट है। सपोज इट इज K1, दिस इज K2 एंड दिस इज K3। मेजॉरिटी में कौन है? अमीन वाला पार्ट। ऐसे अमीनो एसिड का पीआई जो होगा वो pK1 प्लस pK2 होल डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा, इन दोनों का एवरेज के बराबर होगा। दो COOH और एक बेसिक, सच अमीनो एसिड विल बी कॉल्ड एसिडिक। दो बेस पार्ट, एक ही एसिडिक पार्ट, सच अमीनो एसिड विल बी बेसिक इन नेचर। रिमेंबर, कभी कभी अमीनो एसिड में अमाइड ग्रुप भी लगा रहता है, एंड अमाइड इज नियरली न्यूट्रल। जीओसी में पढ़े कि अमाइड न तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, अमाइड का सोल्यूशन हमेशा न्यूट्रल होता है।
समझ में आ रहा है? मान ले एक NH2 है, एक COOH है और एक अमाइड है, कौन सा कैटेगरी में रखोगे इसको? न्यूट्रल कैटेगरी में रखेंगे। बात समझ में आ रहा है? न्यूट्रल। Separating the mixture of amino acid by electrolysis is called electrophoresis. Separating the mixture of amino acid by electrolysis it is called electrophoresis. बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ध्यान रखना। मान ले एक बड़ा सा कंटेनर है, बड़े से कंटेनर में 3 अमीनो एसिड का सॉल्यूशन एक साथ मिक्सचर के रूप में है। यहां पर इसमें अमीनो एसिड ए भी है, अमीनो एसिड बी भी है, अमीनो एसिड सी भी है। हम लगा दिए इलेक्ट्रोड प्लेट और बैटरी के साथ उसको कनेक्ट कर दिए। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। मान लेते हैं कि PI ऑफ A इज 4, PI ऑफ B इज 7, PI ऑफ C 10। 3 अलग अलग अमीनो एसिड, तीनों का अलग अलग PI, तीनों का मिक्सचर को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस अगर करेंगे, ठीक। अब हम एक रैंडमली ये सॉल्यूशन का pH मेंटेन करेंगे। pH ऑफ सॉल्यूशन से इज मेंटेन्ड एट 5 से pH of the solution is maintained at 5 by adding acid or base, whatever. सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में हम इन तीनों अमीनो एसिड को लिए हैं, जिनका अलग अलग PI वैल्यू दिया हुआ है, हम pH 5 वाला सॉल्यूशन है, मान लो हम इसका रख के तीनों का मिक्सचर को रख के तीनों अमीनो एसिड को pH = 5 के सॉल्यूशन में लेकर इलेक्ट्रोलिसिस किया जा रहा है। प्लेट पे तुम क्या ऑब्जर्व करोगे? तो ऑब्वियसली pH अगर 5 मेंटेन किए हैं तो इसके लिए क्या हो गया? pH इज लेस देन PI, इट विल रिमेन इन अ कटायनिक फॉर्म। समझ में आ रहा है? pH is less than 7, this will also remain in a cationic form. pH 5, PI 4, यहां pH is greater than PI, तो pH greater than PI में क्या लिखे थे? अनायनिक फॉर्म है कि नहीं है? तो हम लोग बोलेंगे कि A अनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ज्यादा और B और C कटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो अगर A अनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट अगर कर रहा है ज्यादा क्वांटिटी में, तो A का मूवमेंट किस तरफ हो जाएगा? टुवर्ड्स एनोड। सो दिस इज एनोड। तो तुमको दिखेगा कि A धीरे धीरे इधर भाग रहा, B और C दोनों के दोनों धीरे धीरे कैथोड की तरफ भाग रहे। ऐसे मूवमेंट होने लगेगा और इसी मूवमेंट से हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन कौन ज्यादा कैथोड की तरफ भाग रहा है और कौन पीछे पीछे आ रहा है? तो यार pH 5 है तो इसके लिए तो बहुत ज्यादा कंडीशन एसिडिक हो गया ना, और इसके लिए कंडीशन कम एसिडिक है। माने इसका कटायनिक फॉर्म बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगा एज कंपेयर टू इसका कटायनिक फॉर्म। समझ में आ रहा है? C बहुत फास्ट भागेगा कैथोड की तरफ, फॉलोड बाई B, और A का भागना इधर निश्चित। इस तरीके से तीनों का रेट ऑफ द मूवमेंट इज डिफरेंट, एंड लाइक दैट ऑल द 3 अमीनो एसिड विल बी सेपरेटेड, एंड सच प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस।
proteins are condensed polymer of amino acid. Proteins are basically polymer of amino acid. अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले जाते हैं और बहुत ही लॉन्ग चेन बन जाएगा, उसी को हम लोग पॉलीमर, उसी को हम लोग प्रोटीन्स कहते हैं। ये आपस में जुड़ता कैसे है? जैसे मान लो हम बोले कि NH2CH2 C डबल बॉन्डेड O OH, इसको कहते हैं ग्लाइसिन। दूसरा ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल NH2CH2 C डबल बॉन्डेड O OH, दो ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का लोन पेयर सीधे यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, OH लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा और नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, और OH क्या करेगा निकलते, यहां से एक H+ भी निकाल लेगा। समझ में आ रहा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पे अमाइड का बनना, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया, अमाइड का बनना, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, OH लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा, SNAE, OH माइनस निकला, यहां से H+ लेते हुए निकल गया। अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे माइनस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड इट विल फॉर्म NH2CH2 C डबल बॉन्डेड ONH CH2 C डबल बॉन्डेड OOH। इस तरीके से दो अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल जुड़ गए आपस में। वैसे ही तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सब जुड़ते चला जाएगा और पॉलीमर बन जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोटीन्स। दिस पार्ट इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। व्हाई वी से इट इज अ कंडेंस्ड पॉलीमर? व्हाट इज कंडेंसेशन? Combination of two molecule by elimination of a third molecule is called condensation. एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल रिएक्शन का नहीं बोलते, एल्डोल कंडेंसेशन। लास्ट में हीट करके हम लोग वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते थे। दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े और तीसरा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो, वो कंडेंसेशन कहलाता है। यहां पे दो अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल जुड़ रहा है और तीसरा मॉलिक्यूल वाटर है जो एलिमिनेट हो रहा है, माइनस ऑफ वाटर। देयरफॉर इट इज अ कंडेंसेशन प्रोसेस एंड द पॉलीमर विल बी कॉल्ड एज कंडेंस्ड पॉलीमर। इसे हम लोग बोलेंगे वन पेप्टाइड लिंकेज, वन पेप्टाइड लिंकेज। बट ओवरऑल इट विल बी कॉल्ड एज डाइपेप्टाइड। ओवरऑल इट विल बी कॉल्ड एज dipeptide. When two molecules combine, it forms a dipeptide. When three molecules combine, it forms a tripeptide. तो प्रोटीन्स में भी हम लोग ऐसे समझेंगे कि अमीनो एसिड तो सिंगल फॉर्म में है, लेकिन जब जुड़ने लगता तो पेप्टाइड बनते चला जाता है। डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, 10 तक ओलिगोपेप्टाइड, ग्रेटर देन 10 यूनिट जुड़ गया पॉलीपेप्टाइड। Polypeptide. Proteins are polypeptides which contains more than 1000, 2000, 5000 जो भी होगा units of amino acid joined together by a peptide linkages. Peptide linkage बोलते हैं। अब देखो डाइपेप्टाइड में कितना पेप्टाइड का लिंकेज है? एक। डेकापेप्टाइड में कितना पेप्टाइड का लिंकेज होगा? 9। ये याद रखना। समझ आ रहा है? इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट का सम और ये डाइपेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट में कितने का अंतर? 18। एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया ना। मान ले एक डेकापेप्टाइड है, मान लो एक डेकापेप्टाइड है। इस डेकापेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट है mw। इस डेकापेप्टाइड को मैंने वाटर प्रोवाइड कर दिया और 10 अमीनो एसिड मुझे अलग अलग मिल गए। उल्टा भी तो हो सकता है, वाटर दे दे, दोनों अलग अलग हो जाएगा। ऐसे हमें 10 मॉलिक्यूल मिल गए, इनका मॉलिक्यूलर वेट का सम और इसका मॉलिक्यूलर वेट में क्या रिलेशन रहेगा? लेट इट इज m प्राइम ऑल टुगेदर। ऑब्वियसली दिस mw प्लस 9 into 18 विल बी m प्राइम। ऐसा सवाल एक जेई में आ चुका है, तो ध्यान रखना है कि एक पेप्टाइड का लिंकेज
2 मॉलिक्यूल को जोड़ता है। 2 पेप्टाइड का लिंकेज 3 को जोड़ता है। ट्राई पेप्टाइड में 2 पेप्टाइड लिंकेज होते हैं। टेट्रा पेप्टाइड में 3 पेप्टाइड का लिंकेज होते हैं। डाई पेप्टाइड में 1 पेप्टाइड का लिंकेज होता है। सच लिंकेज इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। और मॉलिक्यूलर वेट 18 का मल्टीपल में ही घटेगा बढ़ेगा जो प्रोसेस चल रहा होगा। समझ आ रहा? अब हम लोग इस डाइपेप्टाइड को भी ना नाम लिखते हैं। कैसे नाम लिखते हैं? वो नाम लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका है। उसका नाम पहले लिखा जाता है जिसका फ्री NH2 दिख रहा है। किसका फ्री NH2 दिख रहा है इसमें? ये बात अलग है कि दोनों ग्लाइसिन थे, दोनों ग्लाइसिन थे, इसलिए इस डाइपेप्टाइड का नाम पड़ जाएगा ग्लाई हाइफन ग्लाई, ग्लाई ग्लाई। समझ में आ रहा है? वैसे अगर ग्लाइसिन और एलानिन होता, ग्लाइसिन और एलानिन होता तो दोनों का जुड़ने का तरीका पे डिपेंड करेगा भाई। जैसे ये हो गया NH2 CH2 C डबल बॉन्डेड OH, ये ग्लाइसिन हो गया। एंड व्हाट इज एलानिन? इट इज NH2 CH CH3 C डबल बॉन्डेड OH, दिस इज एलानिन। मान ले इसका और इसका कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या मिलेगा? NH2 CH CH3 C डबल बॉन्डेड O NH CH2 C डबल बॉन्डेड OH। समझ में आ रहा सबको? समझ में आ रहा सबको? इसका एसिड और इसका अमीन कंबाइन कर दिए। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था? इसका एसिड और इसका अमीन कंबाइन करता तो क्या होता? NH2 CH2 C डबल बॉन्डेड O NH CH CH3 C डबल बॉन्डेड O OH। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये दोनों डाइपेप्टाइड क्या आइडेंटिकल है? नेवर, दे आर डिफरेंट। देयरफॉर नेमिंग फ्री NH2 किसका है? यहां एलानिन का। दिस इज एलाग्लाई। यहां फ्री NH2 किसका है? ग्लाइसिन का। दिस इज ग्लाई एला। दोनों को लेकर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पेप्टाइड्स आर पॉसिबल? दोनों को लेके हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पेप्टाइड्स आर पॉसिबल? 2 तो बना ही दिए, एक होगा एला एला और एक होगा ग्लाई ग्लाई। टोटल आंसर कितने लिखेंगे? 4। रिमेंबर, टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड्स पॉसिबल is always x to the power n। बता रहे x is the number of different स्पीशीज लिखना गलत होगा। नंबर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड बताएंगे। where n is the number of molecules participating। जैसे हाउ मेनी टेट्रापेप्टाइड्स आर पॉसिबल यूजिंग ग्लाइसिन? हाउ मेनी टेट्रा, सवाल दिए, हाउ मेनी टेट्रा पेप्टाइड इज पॉसिबल यूजिंग ओनली ग्लाइसिन? तो जब आपने सिर्फ एक ही तरह का अमीनो एसिड का प्रयोग किया है तो X1 होगा, लेकिन टेट्रापेप्टाइड बनाने के लिए आपको 4 मॉलिक्यूल की आवश्यकता होगी तो N4 है। नंबर ऑफ पॉसिबल टेट्रापेप्टाइड विल बी ऑलवेज 1। सोच के देख, अरे चारों ग्लाइसिन और 4 मॉलिक्यूल दे दिए तो तुम क्या अलग अलग बना लोगे टेट्रापेप्टाइड? चारों को इकट्ठे जोड़ी तो दोगे और क्या करोगे? सवाल, how many different tetrapeptide
is possible using glycine and alanine. Total number of different amino acid used is 2 and the number of molecule participating will be 4. Therefore 2 to the power 4, 16 तरीके का हम लोग टेट्रापेप्टाइड बना सकते हैं. ध्यान रहे स्ट्रक्चरल, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं लगाए हम यहां पर, क्योंकि यहां पर ध्यान देना ये कायरल सेंटर है. पहले स्ट्रक्चरल निकाल लेंगे. अब 16 है तो 16 को बना बना के देखना पड़ेगा, तब कायरल सेंटर खोजना पड़ेगा. अगर इंक्लूडिंग ऑप्टिकल आइसोमर आया तो 16 को बनाना पड़ेगा और सब में कायरल सेंटर देख के 2 की पावर n वहां भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. I am telling you the total number of structural peptides which are possible, that is always x की power n. X is the total number of different amino acid taken and n is the total number of the molecules participating in the peptide formation. हाँ हाँ, तो बाकी सब सेम है क्या? बाकी सब सेम है तो पोजीशन बोल देंगे. अमीनो एसिड्स के कुछ रिएक्शन लिख लो. ज्यादा नहीं, 3 ही है, 3 इंपॉर्टेंट है. एक तो आप पहला रिएक्शन गैब्रियल थैलामाइड, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस ही कहते हैं, जो हम लोग अमीन में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. सब लोग पढ़े हो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस. तो इसमें क्या होता है कि हम लोग पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, C डबल बॉन्डेड O N, C डबल बॉन्डेड O N पे नेगेटिव K पे प्लस, इट इज अ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड. पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड इज ट्रीटेड विथ ClCH2 O C डबल बॉन्डेड O ET, सॉरी C डबल बॉन्डेड O, CH2 C डबल बॉन्डेड O O ET, CH2 C डबल बॉन्डेड O O ET के साथ जब हम लोग ट्रीट कर देते तो होता क्या है कि N नेगेटिव आके इस कार्बन पे अटैक मारेगा और Cl बाहर निकल जाएगा. Cl बाहर निकला तो ये बन जाएगा SN2 का अटैक, बिल्कुल SN2 का अटैक. बेंजीन पे C डबल बॉन्डेड O N, C डबल बॉन्डेड O और N जुड़ गया किसके साथ? CH2 C डबल बॉन्डेड O O ET के साथ. उसके बाद सीधे वाटर का ट्रीटमेंट. याद है गैब्रियल थैलामाइड में N बॉन्डेड टू R आया था और वाटर का ट्रीटमेंट में क्या निकल गया था? RNH2. और याद रख, चूंकि ये पार्ट एस्टर है, एस्टर का भी वाटर के साथ रिएक्शन होगा, ये दे देगा एसिड और अल्कोहल. तो ये है ओवरऑल R. तो पहले तो RNH2 निकलेगा और थैलामाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? थैलिक एसिड में. और ये बन जाएगा NH2 बॉन्डेड टू CH2 बॉन्डेड टू C डबल बॉन्डेड OOH प्लस ETOH. लाइक दिस glycine is obtained. This reaction is called Gabriel thalamide synthesis. Second important reaction to prepare amino acid is HVZ reaction. चलो रिएक्शन क्या छोड़ो, फुल फॉर्म बताओ. Hell-Vollard-Zielinski reaction, HVZ reaction. CH3 C double bonded OOH when it is treated with Cl2 taken along with red phosphorus in a catalytic amount. याद आया? क्या मिलता है? अल्फा कार्बन पे Cl लग जाता है. CH2 Cl C डबल बॉन्डेड OOH और उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको सीधे अमोनिया के साथ हीट कर दे.
अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, सीधे कार्बन पे मारा SN2 का अटैक। पहले NH3 पॉजिटिव होगा और Cl माइनस निकलेगा, Cl माइनस यहीं से एक H+ निकाल के HCl बना लेगा। अमीनो एसिड इज फॉर्म बाय HVZ रिएक्शन। कहां पे? सकता तो बहुत कुछ सकता था, H+ लेके भाग भी सकता था। तुम ये क्यों नहीं पूछेगी सर H+ लेके भागा का है नहीं? कुछ मॉलिक्यूल भाग भी रहे होंगे। अमोनिया एक्सेस के साथ हीट किए हम लोग और SN2 यहां फास्टर हो जाएगा एज कंपेयर टू एसिड। एसिड के कार्बोनिल में रेजोनेंस है लोन पेयर का। फिर अगला रिएक्शन हम लोग कहते हैं कूप्स सिंथेसिस। Koops synthesis, which is again partially HVZ, Br2 रेड फॉस्फोरस कैटालाइटिक अमाउंट के साथ ट्रीट करते हैं तो सबसे पहले यहां लग जाता है एक Br, C डबल बॉन्डेड OOH, अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन का जोड़ना। उसके बाद कूप्स ने ट्रीट किया NaHCO3 टेकन अलोंग विथ DMSO, CH3 S डबल बॉन्डेड O CH3, इसी को कहते हैं हम लोग DMSO। इसका भी मैकेनिज्म है। बन जाता है ये O डबल बॉन्डेड CH, C डबल बॉन्डेड OOH। जहां अल्काइल हैलाइड है ना वहां पर ये फॉर्मेशन हो जाता है। इसको थोड़ा सा साइड में ऐसे देख लीजिए आप, जैसे मान लीजिए कि RCH2Cl है और इसके सामने आया DMSO, CH3 S डबल बॉन्डेड O CH3। ऑक्सीजन का लोन पेयर सीधे SN2 का अटैक मारता है तो RCH2 CH2 के साथ जुड़ गया ऑक्सीजन पे पॉजिटिव डबल बॉन्डेड S CH3 CH3 और Cl माइनस निकल गया और Cl माइनस निकल गया। क्लियर है यहां तक? और बाइकार्बोनेट का रोल, बाइकार्बोनेट का रोल, एक मिनट, हाँ, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर पाई बॉन्ड को खींच रहा है तो RCH2 O बॉन्डेड टू S पे पॉजिटिव CH3 CH3। नेक्स्ट स्टेप में बाइकार्बोनेट का HCO3 माइनस आकर यहां का एक H+ निकालता है। H+ निकाला, यह बन जाएगा RCH माइनस O बॉन्डेड टू S पे पॉजिटिव CH3 CH3, नेगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक और DMS बाहर। तो यह बन जाता है RCHO प्लस DMS डाइमिथाइल सल्फाइड। मैकेनिज्म नॉट रिक्वायर्ड, एक लाइन में याद रखना है। यह भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड प्लस NaCO3 DMSO। समझ में आ रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Cl हटा के या Br हटा के ऑक्सीजन को जोड़ दिया ना, एल्डिहाइड कीटोन बनाने का तरीका। उसके बाद इसको हम लोग ट्रीट करते हैं अमोनिया के साथ। NH3 नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बोनिल पे अटैक मारा, यह बन जाएगा CHO माइनस NH3 पॉजिटिव बॉन्डेड टू C डबल बॉन्डेड OOH, H+ का ट्रांसफर, यह बन जाएगा फिर OH CH NH2 C डबल बॉन्डेड OOH। एक ही कार्बन पे OH और NH2 भी अनस्टेबल होता है तो यहां का OH और यहां का H माइनस ऑफ वाटर एलिमिनेट हो गया, बनने आएगा इमीन NH डबल बॉन्डेड NH डबल बॉन्डेड CH बॉन्डेड टू C डबल बॉन्डेड OOH और उसके बाद इसको हम लोग ट्रीट कर देते हैं LAH के साथ।
LH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, नहीं SBH सोडियम बोरोहाइड्राइड। LH के साथ ट्रीट कर देंगे ना तो एसिड भी रिड्यूस हो जाएगा और ये भी रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन SBH के साथ ट्रीट करेंगे तो एसिड छूट जाएगा, CH डबल बॉन्डेड NH हाइड्रोजनेट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इट विल बिकम NH2CH2 C डबल बॉन्डेड OOH विच इज अगेन ग्लाइसिन। दिस इज कॉल्ड कुप्स मेथड। क्या? बिल्कुल, वहां से लेकर वहां अमीनो एसिड बनने तक कुप्स मेथड है। बिल्कुल साहब, कुप्स का ये स्टेप्स है। तुम 4 जगह से 4 रिएक्शन लाए और अपना चारों को मिला के एक नया चीज बना दिए और बोले कि अब मेरा रिएक्शन है। बिल्कुल हो ही रहा है, होता क्या है, हो चुका है, तुमको क्या लग रहा है? Last reaction of the amino acid synthesis is called Strecker synthesis. Strecker synthesis. ये अल्डिहाइड से हम लोग शुरू होते हैं और इसको सीधे अमोनिया के साथ हीट किया गया। बिल्कुल जैसे अल्डिहाइड पे अमोनिया रिएक्ट किया ना, यहां पे क्या बना? CH के साथ OH और NH2। यहां पर भी पहले मिला होगा CH3 CH OH और NH2, लेकिन 4 मेंबर का इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से ये अनस्टेबल होता है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, माइनस ऑफ वाटर वी गेट CH3 CH डबल बॉन्डेड NH। नाउ दिस इज ट्रीटेड विथ KCN फॉलोड बाई HCN, तो साइनाइड कर देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये बन जाता है CH3 CH CN, NH पे माइनस, और NH पे माइनस जो है वो HCN का H प्लस गेन करके बन जाएगा CH3 CH CN NH2। यहां तक तो समझ में आ रहा। और उसके बाद लास्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। एंड ऑल ऑफ यू नो दैट हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड क्या देता? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बन जाएगा CH3 CH C डबल OH NH2 एलानिन। ट्यूटोरियल शीट लाए हो क्या इसका, अमीनो एसिड का? अमीनो एसिड का ट्यूटोरियल शीट लाए? नहीं लाए। अमीनो एसिड हम लोग सिर्फ यहीं तक पढ़ाते हैं, ये भी बहुत ज्यादा पढ़ा दिए। अमीनो एसिड बेसिकली आप ही को तैयारी करना है। पेज नंबर 123 ट्यूटोरियल शीट का पेज नंबर 123 123 से लेकर पेज नंबर 123 से लेकर पेज नंबर 131 तक 131 तक पेज नंबर 131 तक कितने से? 123 से, है ना? उसके बाद पेज नंबर 137 से लेकर 137 टू 144 137 टू 144 बिल्कुल थॉरोली रट्टा मार लेना। इसमें कुछ नहीं है। DNA RNA DNA का कंस्टिट्यूएंट, कौन कौन सा अमीनो एसिड मिल के DNA तैयार होता है, कौन कौन सा अमीनो एसिड मिल के RNA तैयार होते हैं, दोनों में 4-4 मिलेगा, एक ही अमीनो एसिड का अंतर रहता है। देखना IIT सीधे क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ DNA। 4 अमीनो एसिड दे देगा, उसमें मान लो थायामीन भी है, तो थायामीन देखे रहोगे, थायामीन टिक करोगे। थायामीन हम पढ़ाए क्या?
समझ में आ रहा है? लिपिड्स, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, स्ट्रक्चर, कंस्टिट्यूएंट, विटामिन्स, ये सब बिल्कुल टेबल बाय टेबल की तरह बना हुआ है आपके यहाँ ट्यूटोरियल शीट में। इसको पूरा का पूरा बढ़िया से थॉरली पढ़ लेना। मेंस के एग्जाम में 100% आएगा इससे। एडवांस का हम कह नहीं सकते, लेकिन मेंस में तो आएगा ही आएगा। ये डीएनए, आरएनए, इसे आता ही आता है सवाल, और ये वास्तव में हमें नहीं आता। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई आप खुद थियोरेटिकल चीज है, इससे और एनसीईआरटी बुक से रेफरेंस लेते हुए पढ़ लीजिए। जो समझने का चीज था वो मैंने आपको पूरा का पूरा करा दिया। अब कुछ रट्टा मारने का चीज है, वो आपको खुद करना होगा। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है?